जय हिंद दोस्त, राम राम। स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। मैं राज कुमार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ, जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे ही। तो कैसे हैं आप लोग? पहले ये बताइए कि सब लोग बढ़िया हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पढ़ाई वढ़ाई सब सही चल रही है सब लोगों की? अगर सही चल रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए सब लोग। हाँ भैया सही है। फिर आगे बढ़ते हैं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ओके, आज थोड़ा गला बैठा हुआ है क्योंकि कल जब रिकॉर्डिंग करी थी तो गला थोड़ा ज़्यादा बैठ गया था, तो इसलिए सॉरी अगर आवाज़ थोड़ी दबी दबी सी आए तो एडजस्ट कर लेना ब्रो। ओके, चलिए दोस्त, हम लोग बात कर रहे थे हिस्ट्री के बारे में। ओके, हमारा टॉपिक चल रहा है हिस्ट्री। एसएससी, जीडी और यूपी पुलिस और अन्य कोई एग्ज़ाम हो उसके लिए भी आप लोग ले सकते हो। गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए सबके लिए हिस्ट्री सेम है। ओके, और इसमें जो मैंने टॉपिक रखे हैं वो सारे के सारे टॉपिक रखे गए हैं, तो इसलिए आपको ये नहीं कहेगा कि भैया कम है। मैंने कंटेंट आपको उतना दे रहा हूँ कि जितना आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ। बस आप लोगों को एक बार लग के पढ़ना है और उम्मीद से बस उम्मीदें पूरी करनी है अपने माँ बाप की। ओके, तो उम्मीद जो है आपके माता पिता की आप लोगों से कि मेरा बच्चा एक दिन वर्दी में आएगा, और जब आप लोग एक दिन वर्दी में जाओगे माँ बाप के सामने तो क्या खुशी रहेगी वो आप लोग समझ सकते हो। सब समझदार हो। ओके, तो माँ बाप के सपनों को व्यर्थ न जाने दें, सिर्फ मेहनत करते रहें, सक्सेस आपका कदम चूमेगी। ओके, चलिए इसी उम्मीद के साथ बढ़ते आगे। पहले बात कर लेते हैं हम लोग हिस्ट्री के बारे में। हम लोग हिस्ट्री में 2 टॉपिक बना चुके हैं, 2 वीडियो बन चुकी हैं इसके बारे में। जिसको भी पढ़ना है तो रोजगार सारथी चैनल पे जाके सर्च कर लेना, हिस्ट्री बाय राजेश सर। ओके, एसएससी, जीडी और यूपी पुलिस। ओके, आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी आपको, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, हिस्ट्री। ओके, ये सब चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड है। अब हम लोग बात कर लेते हैं हम लोग पहले कहाँ तक कर चुके थे। हम लोग कर चुके थे पाषाण काल तक। ओके, हिस्ट्री हमने कितने भागों में डिवाइड किए थे वो सब लोग जान चुके हैं। जिसको जानना है वो नेक्स्ट पिछली वाली वीडियो देख सकता है, पूरा विस्तार से पढ़ लेगा। ओके, और भाई आप अगर इस वीडियो पे आए हो तो इसको देख के आप लोग पिछली वाली वीडियो जरूर देख लेना। अगर पिछली वीडियो देखोगे तो इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, समझ लोगे पर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर पीछे से देख के चलोगे तो सारी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। ओके, तो उम्मीद करूँगा आप लोग पीछे वाली वीडियो देख के आए होंगे, और नहीं देखा है तो देख लीजिएगा जाके इसके देखने के बाद। ओके, फिर चलिए बढ़ते आगे, जानते हैं नया टॉपिक हम लोग क्या कर चुके थे। नप्पा आषाढ़ तक हम लोग पहुँच चुके थे। नप्पा आषाढ़ के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बच गए थे, उन पॉइंटों को अब क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि बात करें डायनासोर का जन्म बहुत साल पहले हो चुका था। डायनासोर का जन्म बोला जाए लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, और 6.5 करोड़ वर्ष पहले जब डायनासोर हुआ करते थे तो क्या हुआ उस समय, क्या हुआ ऐसा कारण कि डायनासोर ख़त्म हो गए? क्योंकि डायनासोर के बाद फिर मानव जाति का जन्म हुआ। बोलते ना, आप लोगों ने कहानी सुनी होगी अपने दादा परदादाओं से, या अभी भी आपके जो दादा परदादा होंगे, या टीचर्स भी कभी बता देते हैं कि क्या होता है कि एक दिन एक उल्का पिंड आया। जैसे गाँव की कहानी बताता, गाँव की कहानी क्या रहती है कि बोलते हैं कि कुछ ऊपर से गिरा और जिससे कि आप पूरी पृथ्वी उल्टा मार गया, मतलब ऐसी थी ऐसी हो गई, उल्ट पलट हो गया, तो अंदर की ज़मीन बाहर वाली ज़मीन अंदर चली गई और अंदर वाली बाहर आ गई। ऐसा बहुत से लोग कहते हैं। पर मेन कारण क्या था कि 6.5 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ? करोड़ पहले क्या हुआ था? क्या हुआ जिससे डायनासोर भी समाप्त हो गए? डायनासोर जिससे समाप्त हो गए, डायनासोर का अंत हो गया। क्या हुआ? डायनासोर का अंत। इसका कारण क्या था? क्यों ये उल्का पिंड आके पृथ्वी से टकराया तो उससे ये डायनासोर का अंत हुआ? क्या हुआ कि ये कारण क्या था? कारण हुआ कि एक उल्का पिंड, एक जो उल्का पिंड था वो क्या हुआ, वो एक आके पृथ्वी से टकराया। पृथ्वी से टकराया एक भाग, ये इसका कारण रहा। कारण क्या रहा कि एक उल्कापिंड जो था वो पृथ्वी से आकर टकराया। एक वो उल्कापिंड इतना बड़ा था, उसका क्षेत्रफल इतना बड़ा था कि उसमें पूरी पृथ्वी के जो डायनासोर थे उनको समाप्त कर दिया। तो अब ये डायनासोर जब समाप्त हो गए, उल्कापिंड आया, उससे क्या हुआ कि उसमें क्या होता है, उल्कापिंड में एक आगे की तरह होता है, बहुत बड़ा, मतलब एक गोल सा होता है। मान लो एक बड़ी बॉल एक छोटी बॉल है, अगर आप छोटी बॉल को बड़ी बॉल पे फेंकोगे तो क्या होगा?
बॉडी वॉल पे एक उतना एरिया उसका कवर कर लेती है। तो इसी प्रकार के पृथ्वी का हुआ था कि एक एरिया पे वो गिरी और उस एरिया में ज़्यादातर डायनासोर रहा करते थे, क्योंकि उस समय तक मानव की प्रजाति नहीं थी। ओके, उस समय जीव जंतु अधिक हुआ करते थे। तो क्या हुआ, जब वो उल्कापिंड आके टकराया, उसके टकराने से एक लावे का विकास हुआ, लावा आया बहुत प्रकार से, जैसे बोलते परमाणु बम। तो उस प्रकार से इसका हुआ हमला। तो उससे क्या हुआ कि जितने जो डायनासोर थे, जीव जंतु थे, पेड़ पौधे, ये सब एक नीचे दब गए। जब ये नीचे दब गए तो इससे क्या हुआ, डायनासोर का अंत हो गया, डायनासोर समाप्त हो गए। अब जब डायनासोर समाप्त हो जाए, आज की हम लोग एक बात कर लेते हैं और कि हम लोग देखते हैं ये डीजल पेट्रोल ये कहाँ से आता है। आप लोग बोलते हैं ज़मीन से निकलता है। तो ज़मीन से जो निकलता है ये दबा हुआ है। जो पहले जो पेड़ पौधे थे, जो जीव जंतु थे, वो पृथ्वी के नीचे दब गए थे, उनसे ही जो ऑयल बनाइए, उसी ऑयल को हम लोग उसको फिल्टर करके यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं पेट्रोल, डीजल इत्यादि, है ना। तो वही वाला ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये किससे बना, ये जो 6.5 करोड़ वर्ष पहले जो परमाणु बम गिरा था, वो हो सकता है उल्कापिंड गिरा, उससे ये पेट्रोल वगैरह हुआ और उससे डायनासोर का अंत हो गया, डायनासोर खत्म हो गया। ओके, एक मिनट जरा रुकिएगा। तो इससे डायनासोर का अंत हो गया। चलो भैया, डायनासोर समाप्त हो गए। अब हम बात करते हैं मानव विकास सिद्धांत की। मानव ने अपना विकास कैसे किया, मानव कैसे कैसे आगे बढ़ा। आज के हम लोग जैसे हैं वैसे पहले थोड़ा ना थे। अगर बात करें 3.5 लाख वर्ष पहले, 3 लाख वर्ष पहले हम ऐसे थोड़ा ना थे। हमारा विकास होना धीरे धीरे शुरू हुआ है। पहले हम लोग ऐसे थे, कपड़े भी नहीं पहनते थे, खाने पीने को कुछ नहीं था, मिल गया तो खा लिया, नहीं मिल गया तो ऐसे ही हैं, घूम रहे हैं जंगलों में। और जैसे अभी चल रहे हैं वैसे नहीं चलते थे हम लोग, जिसे हम होमो सेपियंस कहते हैं। तो पहले का मानव और अब में मानव में कितना कितना फ़र्क हो गया। मानव विकास जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक आता है अपना क्या, मानव विकास सिद्धांत। विकास सिद्धांत कि मानव का विकास हुआ कैसे, किन किन कारणों से हुआ। हम किसको वर्तमान मानव कह सकते हैं, होमोसोपियंस। होमोसोपियंस है, उसे हम वर्तमान मानव कहते हैं। इससे ही हमारे प्रजातियों, ये होमोसोपियंस बोला जाए तो क्या रहेंगे, ये हमारा दादा परदादा रहेंगे। ओके, किसको हम कहेंगे, होमोसोपियंस को। होमोसोपियंस ये सबसे पहले होमोसोपियंस जो है वो सबसे पहले कहाँ पाए गए। होमोसोपियंस जो है उत्तरी अफ्रीका में सबसे पहले इनका विकास होना शुरू हुआ। कहाँ पर हुआ, उत्तरी अफ्रीका में। कहाँ पर हुआ फिर, अभी क्या कहेंगे भैया, उत्तरी अफ्रीका में इसका विकास होना शुरू हुआ। कहाँ पे कहेंगे आप लोग, कहेंगे कि भैया इसका 3 लाख वर्ष पहले जो होमोसोपियंस है उनका उत्तरी अफ्रीका में विकास होना शुरू हुआ। ओके, कितने लाख वर्ष पूर्व, 3 लाख वर्ष पूर्व। तीन लाख वर्ष पूर्व जब मानव विकास सिद्धांत में होमोसेपियंस का विकास हो रहा था, तो ये सिद्धांत किसने दिया, किससे हमें पता चलता है कि मानव विकास सिद्धांत ऐसे ऐसे था, होमोसेपियंस ही आया। तो एक व्यक्ति हुए जिसका नाम क्या है, चार्ल्स डार्विन। मानव विकास सिद्धांत दिया किसने है, मानव विकास सिद्धांत। अगर हम बात करें मानव विकास सिद्धांत की, तो ये मानव विकास सिद्धांत दिया किसने है, तो एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है चार्ल्स डार्विन। कौन है, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो व्यक्ति हुए हैं, इन्होंने एक मानव विकास सिद्धांत दिया है। और इस मानव विकास सिद्धांत की जो व्याख्यान है, इसके बारे में जो बताया गया है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसको कहते हैं स्पीचेस ऑफ, क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ स्पीच। ऑफ स्पीसीज। क्या कहेंगे, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये क्या है, ये इनकी बुक है। क्या है, एक पुस्तक है इनकी, किसकी,
चार्ल्स डार्विन की, जिसमें इन्होंने मानव विकास सिद्धांत को डिफाइंड किया कि मानव विकास हुआ कैसे, कैसे कैसे करके मानव ने अपने आप को विकसित किया। पहले मानव पैरों पे नहीं चल पाते थे, ढंग से खड़े नहीं हो पाते थे, फिर उन्होंने कैसे कैसे अपने आप को आगे जाके विकसित करना शुरू किया। ये इन्होंने अपनी पुस्तक जब लॉन्च करी तो कब करी थी? ये करी थी 1859 में। कब करी भैया? तो आप कहेंगे कि ये 1859 में इन्होंने अपनी पुस्तक लॉन्च करी। ओके, फिर उन्होंने एक पुस्तक और लिखी जिसको कहते हैं डिसेंट ऑफ मैन। क्या कहते हैं? डिसेंट, क्या कहेंगे? डिसेंट ऑफ मैन। ये पुस्तक इनकी कब आई? ये आई 1859 में, सॉरी ये आई 1871 में। कब आई है? ये पुस्तक आई इनकी 1871 में। ये 1859 में आई, जिसमें इन्होंने मानव के बारे में बताया, स्पीसीज़ के बारे में। उसके बाद एक आई डिसेंट ऑफ मैन। ओके, इसमें इन्होंने मानव जाति के बारे में बताया। इन्होंने इसमें क्या कहा? इन्होंने इसमें कहा कि केवल, क्या कहा? कि केवल बानर ही मनुष्य के करीब है। क्या कहा? के करीब है। इस पुस्तक में इन्होंने कहा कि जो मानव है, जो बानर है, वो ही सिर्फ मानव के करीब है। मतलब हमारा जो विकास हुआ वो बानरों से हुआ है। अगर हम बोले तो हम बानर हमारे क्या है? दादा परदादा है। ओके, तो इस प्रकार से सॉरी मानव का विकास हुआ। ये मानव विकास सिद्धांत की बात थी। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, समझने के लिए आपके लिए सिर्फ समझाना था कैसे कैसे मानव विकास हुआ है। पेपरों के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सिर्फ आपको समझना था। अब हम लोग बात करेंगे आगे बात करेंगे ताम्रपाषाण काल के बारे में, जो कि नवपाषाण काल के बाद का समय आता है। उसको कहते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में कैसे कैसे तांबे का विकास हुआ, लोगों ने कैसे कैसे तांबे की खोज करी, उस सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। कौन से काल के बारे में? हम जानेंगे ताम्रपाषाण काल के बारे में, जिसमें क्या हुआ? तांबे की खोज हुई और तांबे के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए पहले इसको क्लियर कर दूं। चलिए, अगर ये क्लियर हो गया तो हाँ, एक कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। हाँ जी सर, कब क्लियर है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात करेंगे? ताम्रपाषाण के बारे में। ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल वो समय है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ताम्रपाषाण काल वो समय है जो नवपाषाण काल के बाद का समय है। नवपाषाण काल जब समाप्त होता है उसके बाद आता है ताम्रपाषाण काल। क्यों ताम्रपाषाण काल क्यों आता है? क्योंकि ताम्रपाषाण काल उस समय तांबे की खोज हो चुकी थी और तांबे का बहुत अधिक मात्रा में दैनिक जीवन में लोग प्रयोग कर रहे थे। तो जिस चीज़ का ज़्यादा प्रयोग हो रहा था तो उसको कहते हैं ताम्रपाषाण काल, क्योंकि वो तांबे का काल था। उस समय तांबे का अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा था, तांबे की खोज हो चुकी थी। क्या कहेंगे? नवपाषाण काल के बाद का समय या फिर काल, समय या काल है। ओके, समय या काल है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हो रहा था क्या? तांबे की खोज हुई। इस समय क्या हुआ? तांबे की यहाँ पे हुई, तांबे की यहाँ पे खोज हुई। इस समय में क्या हो चुका था भैया? इस समय में तांबे की खोज हो चुकी थी। और क्या हुआ था? और जो तांबा था इससे ही मानव ने सबसे पहले अपने यूज में लाया। तो हम कहेंगे कि सबसे पहले प्रयोग धातु कौन सी थी मानव द्वारा? तो आप कहेंगे भैया सबसे पहले मानव द्वारा प्रयोग धातु थी, वो थी तांबा। कौन सी धातु रहेगी? वो रहेगी तांबा। सर्वप्रथम मानव द्वारा प्रयुक्त धातु। तो ये प्रयुक्त धातु सर्वप्रथम कौन सी है? वो है तांबा। कौन सी है? तांबा। कौन सी धातु हो जाएगी भैया? तो वो हो जाएगी आपका तांबा धातु हो जाएगी, जो कि मानव द्वारा सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया। तांबे के बाद कुछ काल आए, जैसे तांबा,
उसके बाद कांस्य, उसके बाद लोहा, जो वर्तमान में भी लोहा ही चल रहा है। फिर उसके बाद सोना चांदी, इनकी खोज होती रही, तो बहुत चीज़ें हैं बाद में। ओके, तो क्या रहा, पहले क्या आया, पहले आया तांबा, तांबे के बाद आया कांसा। कांसा दो चीज़ों से मिश्रण बना है, ये फर्स्ट धातु है, क्या रहेगा, तांबा जो है वो फर्स्ट धातु है। ये क्या, इसको हम कहेंगे फर्स्ट मिश्रित धातु। जो इस तांबे के बाद जो मिला वो कांसा मिला, कांसे के बाद मिला लोहा, क्या मिला, लोहा। अगर हम बात करें तांबा, तांबे के बाद कांसा, कांसे के बाद लोहा, तो जो तांबा है वो तो फर्स्ट धातु हो गया। ओके, कांसा जो है, कांसा है मिश्रित धातु। कौन सी धातु, मिश्रित धातु। इसमें दो चीज़ों का मिश्रण करके इसको तांबे को, वो कांसे को बनाया जाता है। एक क्या हो गया, पहला हो जाएगा कांसा, दूसरा हो जाएगा तांबा। कांसा और टीन क्या मिलकर के बनाया इसको, इसको कहेंगे मिश्र धातु। पहली बात तो इसको कहते हैं मिश्र धातु। और ये किस किस से मिलकर बना है, ये बना है कांसा प्लस टीन से। किससे मिलकर बना है, कांसा और टीन से मिलकर इसका निर्माण होता है, किसका, कांसे का। अब बात करें लोहा, लोहा क्या है, लोहा के साथ हमें कहाँ से मिलते हैं, सबसे पहले इसका प्रयोग में आया तो लोहे के साथ जो मिलते हैं वो मिलते हैं अंतर्जी खेड़ा से। कहाँ से मिलते हैं, अंतर्जी खेड़ा। ये भैया अंतर्जी खेड़ा कहाँ पर स्थित है, तो बात करें अंतर्जी खेड़ा स्थित है आपके यूपी में। कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के एटा में। कहाँ पर, एटा में, उत्तर प्रदेश के एटा में स्थित है अंतर्जी खेड़ा। तो यहाँ से हमें ये सब चीज़ें मिली हैं। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से सारा क्लियर हो गया होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं, ताम्रपाषाण काल हो गया। अब थोड़ी इससे कुछ संस्कृति ले लेते हैं, कुछ इस समय की प्रमुख जो संस्कृतियाँ थी उस समय, जो उस समय थोड़ा प्रसिद्ध संस्कृतियाँ थी, उनको थोड़ा जान लेते, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग जरूरी है। अभी क्या एसएससी इन प्रश्नों को पूछने लगा है, पहले एसएससी इन प्रश्नों को नहीं पूछता था, पर अभी कुछ संस्कृतियों के बारे में पूछ रहा है, तो हम लोग इसमें भी संस्कृति को पढ़ेंगे। ओके, चलिए इसको क्लियर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बात करें ताम्रपाषाण काल की कुछ प्रमुख संस्कृतियां, या बोले ऐतिहासिक काल की कुछ प्रमुख संस्कृतियां, प्राग ऐतिहासिक काल की प्रमुख संस्कृतियां। प्रमुख क्या रहेगा, प्रमुख संस्कृतियां। ओके, कुछ प्रमुख संस्कृतियां हैं जिनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, कहाँ पर वर्तमान में ये स्थित है, कौन कौन से राज्य से आती हैं। ओके, जैसे बात करें गणेश्वर संस्कृति, कौन सी, यार मार्केट नहीं चल रहा भाई, सॉरी। गणेश्वर संस्कृति कौन सी संस्कृति रहेगी भैया, ये रहेगी एक गणेश्वर संस्कृति। ये कहाँ पर है, ये आपकी राजस्थान में। कहाँ पर है, ये रहेगी आपकी राजस्थान में स्थित गणेश्वर संस्कृति। तो संस्कृति होगी दो, हो जाएगी आहल संस्कृति। आहट संस्कृति है कहाँ पे हो जाएगी, ये आपके राजस्थान में हो जाएगी। और संस्कृति कौन सी होगी, एक हो जाएगी बलथल। कौन सी, बाल ठाल। कौन सी, बाल ठाल। ये भी आपकी कहाँ पे, ये भी आपकी राजस्थान में हो जाएगी। कहाँ की संस्कृति रहेगी, ये आपकी रहेगी राजस्थान की संस्कृति। चौथे नंबर पर बात करें तो काथ्य संस्कृति। कौन सी, काथ्य। तो ये काथ्य संस्कृति कहाँ की है, कायात। तो ये जो कायात संस्कृति है ये आपकी कहाँ पे हो जाएगी, कायात। ये आपकी संस्कृति होने वाली है कहाँ पे, ये भी आपकी होने वाली है कहाँ की, ये जाएगी आपकी एमपी की। कायात आपकी कहाँ पे होने वाली, ये होती है एमपी की। पांचवी जो संस्कृति आती है उसको जोबो संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं, जोबो। जोबो संस्कृति जो है आपकी वो कहाँ की होने वाली है, ये होने वाली महाराष्ट्र की, एमएच की। कहाँ की, एमएच की। बात करें नपटोली, नपटोली। नपटोली जो है वो कहाँ पे होने वाली है, आपकी एमपी की। ओके, लास्ट बच जाती है एक, उसको क्या कहते हैं, तरहीड़ा। ये कहाँ पर है, ये आपके बिहार की होने वाली है।
कहाँ की होने वाली भैया? ये आपकी बिहार की होने वाली है। तो ये थी कुछ संस्कृतियों के बारे में जिनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। कुछ संस्कृतियाँ थी जो कि प्रमुख संस्कृतियाँ थी। इन लोगों को आप लोग लिख लीजिए, पॉइंट बाई इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इन लोगों को, ओके, क्योंकि ये संस्कृतियाँ कुछ इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनको आप लोग सेव करके रख लीजिएगा, ओके। चलिए इसको क्लियर करते हैं, फिर आते हैं अपना जो प्रमुख टॉपिक है जिससे पेपर में प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। वो टॉपिक कौन सा रहेगा? वो रहेगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या कहते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या कहेंगे उसको हम? उसको कहेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये संस्कृति कितने साल पुरानी है? कब इसका विकास हुआ? इस संस्कृति में कितने कितने लोगों को कितने क्या क्या चीज़ें मिली, मृद भांड, ये सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, इसकी खोज किसने करी, ये सब चीज़ें हमने इसमें जानेंगे, ओके। चलिए सॉरी, आप लोग अपनी हेडिंग बना लीजिए। क्या बनाना है? सिंधु घाटी सभ्यता। अगर हम बात करें सबसे पहले इस घाटी की सभ्यता का समय काल, इस घाटी के सभ्यता का जो समय काल है उसको कब से कब तक रखा गया है? तो इस घाटी का समय काल रखा गया है 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक। कितना समय काल है इसका? 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक। 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक। अब भैया इस समय काल में ही क्यों? क्योंकि इस समय काल में इस सभ्यता को खोजा गया था और इस समय काल में ये सभ्यता बहुत ज़्यादा विकसित हुई, बहुत ज़्यादा विकास में आई। खोज तो इसकी 1900 के बाद हुई थी। 1921, जिसको हड़प्पा बोलेंगे, दयाराम साहनी, उन्होंने खोजा, ओके। तो वो सब चीज़ें हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तब जानेंगे, ओके। अच्छा, बात करें इस सभ्यता के अन्य नाम की, तो इस सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम, पहले बात करें सबसे पहले क्या, एक इसका नाम है, क्या नाम है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता होगी। और इसको क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। क्या कहते हैं? कांस्य सभ्यता, क्योंकि इस समय कांस्य का विकास हुआ था। क्योंकि पहले क्या था? ताम्र काल था, ताम्र, ओके। उसके बाद आ गया कांस्य युगीन, तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? प्रथम नगरीय सभ्यता। क्या कहेंगे? नगरीय। अगर पेपर में कुछ भी पूछ ले तो घबराना नहीं है कि भैया यार ये क्या पूछ लिया। और क्या कहेंगे? सरस्वती सभ्यता। सरस्वती सभ्यता। और क्या? और एक और कहते हैं इसको सुमेरीन। सुमेरीन की बेटी। कौन सी बेटी? सुमेरीन की बेटी, की बेटी। इसको एक मेहुलिया की सभ्यता भी कहते हैं। मेहुलिया की सभ्यता, इसका वर्णन आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ये इसको नाम पता क्यों दिया गया है? ये एक मेहुलिया जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये है जम्मू कश्मीर में स्थित। ये शिव जी की धरती से संबंधित है। शिव जी के बारे में ये बातें बोलेंगे, क्योंकि जो अगर बात करें कश्मीर का पुराना नाम क्या था? मोहिलुआ का था, ओके। तो कश्मीर का पुराना नाम मेहुलिया है, तो उससे संबंधित ये नाम रखा गया है। तो इसके अन्य नाम क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, सरस्वती सभ्यता और सुमेरियन की बेटी और मेहुलिया की सभ्यता। ये तो हो गए इसके भैया पुराने नाम। अब थोड़ा बात कर लेते हैं इसके समकालीन कुछ सभ्यताएं हुई हैं, जैसे चीन की सभ्यता होगी, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई। तो इसके समकालीन जो सभ्यताएं थी उनके बारे में जान लेते हैं। इसके समकालीन कौन कौन सी सभ्यता रही हैं, तो बात करते हैं। चलिए, सिंधु घाटी के समकालीन सभ्यता।
समकालीन का मतलब क्या हुआ कि समकालीन का मतलब ये हुआ कि जब सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी तो उसके साथ साथ अन्य सभ्यता भी चल रही थी, जैसे कि चीन की सभ्यता हो गई, बोले तो मिस्र की सभ्यता हो गई, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई। तो उस समय ये तीन सभ्यता भी इसके साथ साथ चल रही थी। बाकी अन्य सभ्यताओं की जानकारी नहीं मिलती है। बाकी ये जो सभ्यता खोजी गई है उस समय के टाइम में, तो ये सभ्यता भी इसी काल की बोली गई है। इससे पहले चीन की सभ्यता खोजी गई है, पर उसके बाद जब ये खोजी गई तो ये इससे पुरानी निकली। क्या कहा गया कि ये सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता और चीन की सभ्यता ये एक दूसरे के समकालीन है, क्योंकि उस समय ये सभ्यता भी चल रही थी सिंधु घाटी सभ्यता, तो उस समय चीन की सभ्यता भी चल रही थी, और उसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता थी और एक मिस्र की सभ्यता थी। तो ये तीनों सभ्यता एक दूसरे के समकालीन चल रही थी। सॉरी, चलिए बात करते हैं पहले सभ्यता कौन सी रहेगी, वो रहेगी चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता। भैया ये किस नदी पे स्थित है? ये थी नदी कौन सी? होंग नदी। कहाँ पे ये स्थित हुई सब ये सभ्यता? किनारे पर। कहाँ पर ये बसी? अब भैया आप लोग एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में कि भैया ये ज़्यादातर जो सभ्यताएं हैं ये नदियों के किनारे ही क्यों बची? जैसे बात करें मिस्र की सभ्यता, अभी क्लियर करता हूँ मैं। ये कौन? ये नील नदी के किनारे। किसके किनारे? नील नदी। और बात करें मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये कौन सी नदी? ये दजला एंड फरात। ये दो नदी के बीच थी। अब बात करते हैं भैया ये जो सभ्यताएं हैं ये नदियों के किनारे ही क्यों स्थित होती हैं? अब भी तो आप लोग देखते हैं बहुत से गांव ऐसे हैं जहाँ नदियाँ हैं ही नहीं, बहुत सी सभ्यताएं ऐसी जहाँ नदियाँ नहीं है। पहले सभ्यताएं ऐसी क्यों स्थित होती थी नदियों के किनारे? इसका कारण क्या था? कारण ये था क्योंकि पहले लोग रहना वहाँ पसंद करते थे जहाँ पानी अवेलेबल हो। पानी अभी तो क्या हर जगह समर अवेलेबल है, हर जगह कुआँ अवेलेबल है। पहला ऐसा थोड़ा ना होता। पहले ना कोई मशीन थी जिससे वो समर खोद ले, ना कोई ऐसा कोई जुगाड़ थी जिससे समर अमर खोद सके, कुआँ खोद सके। ये चीज़ तो अभी आई ना कुछ समय पहले, उससे पहले तो ऐसा कुछ था नहीं। तो इसलिए ये लोग सभ्यताएं अपनी बसाते थे नदियों के किनारे, जिससे इन्हें पानी अवेलेबल हो सके, खाने पीने के लिए पानी अवेलेबल हो सके, खेती करने के लिए पानी अवेलेबल हो सके, ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। इसलिए आप लोग देखेंगे कि ज़्यादातर सभ्यता हर समय नदियों के किनारे स्थित हुई है। तो ये जो तीनों की तीनों सभ्यता, चारों की चारों सभ्यता ये नदियों के किनारे स्थित हुई है। जैसे बात करें हड़प्पा सभ्यता है, मेसोपोटामिया सब ये क्या बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ये रावी नदी के किनारे स्थित थी। तो ये सारी सभ्यता इसलिए इन नदियों के किनारे स्थित हुई हैं क्योंकि इनको पानी की ज़रूरत होती थी। और आपको पता है कि पानी की महत्वपूर्णता कितनी होती है हर व्यक्ति के जीवन में। तो इसीलिए इन सभ्यताओं को यहाँ पे स्थित किया गया। ये आपका क्लियर हुआ? अगर बात करें इन दो सभ्यताओं की तो ऐसा माना गया है कि मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये दो सभ्यताएं थी, ये सिंधु घाटी सभ्यता के साथ व्यापार किया करती थी। इनके प्रूफ मिले हैं। क्या कहने मिले? इनके व्यापार करने के प्रूफ मिले हैं। किसके साथ व्यापार था इन लोगों का? व्यापार किसके साथ था? तो व्यापार था ईरान, इराक, सीरिया। अगर बात करें भैया कि इनका व्यापार किस किस देश के साथ था, तो इन दोनों और तीनों का व्यापार किसके साथ था? ईरान, इराक और सीरिया, इन देशों के साथ इनका व्यापार हुआ करता था। और व्यापार बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही सुगम चल रहा था। तो इन देशों के साथ इन लोगों ने व्यापार करना शुरू किया। एक को क्लियर करते हैं कि एक मिनट रुकना ज़रा, मेरे हिसाब से वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं चाहूँगा कि इसको अगली वीडियो में समझाया जाए। ओके, कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको क्लियर कर दिया जाए पूरा की पूरी। मैं इसको
बात करें सिंधु घाटी सभ्यता को, मैं 2 वीडियो और लूँगा, इसमें 2 वीडियो में आपको पूरा क्लियर करवा दूँगा, क्योंकि अगर मैं एक वीडियो में क्लियर कराऊँगा तो आप समझ नहीं पाओगे, पूरा पढ़ना मुश्किल हो जाता है, और अगर ज़्यादा एक वीडियो में करवा दूँगा तो सारी चीज़ें आसानी से समझ में नहीं आएगी। तो इससे बढ़िया मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाऊँगा, 3 वीडियो में आपको पूरा क्लियर करवा दूँगा सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, तो निश्चित रहिए इस चीज़ के लिए कि भैया आपको कंटेंट बहुत अच्छा मिलने वाला है, कंटेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटेंट आपको एक ज़बरदस्त दिया जाएगा। बस उम्मीद सिर्फ आपसे इतनी है कि आप लोग डट के लगे रहिए, पढ़ते रहिए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।